फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि पूछा गया पीके। पता है बच्चों को सब आता है, वो गलती क्या करते हैं, पीके और एसिडिक प्रॉपर्टी पूछा क्या था, बिकॉज हमें पता है कि पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो हम तो जनरली, बिकॉज मैंने बच्चों को, क्योंकि मैं 4 इयर्स से टीचिंग कर रही हूँ, 4+ ईयर्स से, तो मैं बच्चों को देखती हूँ, अच्छा मैम मैं ना एसिडिक नेचर का ऑर्डर लगा के चला गया, अरे उल्टा लगा दिया मैंने, यही अगर आप एसिडिक कैरेक्टर में, बिकॉज जनरली आदत होती है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हम फाइंड करके रखते हैं, और ये एग्जामिनर को पता है कि आप एसिडिक कैरेक्टर तो रखे हैं, आपको आंसर भी पता है, स्टिल आप गलत लगा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीके इन्होंने पूछा, जो आप लगाएंगे उसका अपोजिट आंसर आएगा। तो ये मैंने गलती बताया कि आप गलती क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीके का वैल्यू पूछा है और डिफरेंट, तो हमें पता है अगर मैं एसिडिक नेचर देख लूं तो एसिडिक नेचर हमें पता है कि मोर स्टेबल, मैं बोलती हूं कि एसिडिक नेचर जो होता है, कलर चेंज करते हैं ना, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं H पॉजिटिव को लूज कर दूं तो उसके बाद जो स्टेबिलिटी होता है कॉन्जुगेट बेस का, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अगर इसका मैं हटाती तो वी गॉट दिस, इसका मैं हटाती तो वी गॉट दिस, इसका मैं हटाती सेकेंड ऑप्शन का तो वी गॉट दिस, एंड फर्स्ट का मैं हटाती तो वी गेट दिस। अब बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक नेचर। ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि एसिडिक नेचर को कौन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब बताइए कि 3 क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप यहाँ पे लगा है -M से NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। दिस इज -M, है ना, दिस इज +M, नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, और यहाँ पे कोई इससे ले नहीं रहा, एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इसको। तो अगर मैं देखूं सो द आंसर विल बी, क्या होगा बताओ, एसिडिक नेचर में देखो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3। मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 3। मैं एसिडिक नेचर अभी देख रही हूँ, सबसे ज्यादा 3 होगा। अच्छा उसके बाद कौन होगा ये बताओ, 4th होगा। उसके बाद कौन होगा, 4th होगा। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। तो जो पीके वैल्यू होगा वो क्या होगा, जस्ट उल्टा, 2 1 4 3। सो व्हाट इज द ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट एवरीवन? यस, दिस वे यू हैव टू फाइंड कि हम गलती कहाँ कर सकते हैं, देख कहाँ सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया, जब मैं पेपर करूंगी तो मैं डायरेक्ट देखूंगी, अच्छा मेरे से पीके पूछा है तो एसिडिक कैरेक्टर के उल्टा लगाऊंगी मैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्होंने पूछा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस फॉलोइंग रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, तो देखिए इसको बोलते हैं पिनेकॉल। 1 2 पे अगर अल्कोहल लगा है तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं पिनेकॉल। और ये देखिए H2SO4, तो जब भी पिनेकॉल पे H+ से रिएक्शन कराते हैं तो पिनेकॉल पिनेकॉलॉन रिएक्शन होता है। तो देखिए आपको देख के दिमाग में चलना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको देख के। तो अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास है OH, PH, NPH and OH, दिस इज द कंपाउंड आई हैव। मेरे पास है H+। अब मेरे पास सवाल उठता है ये लोन पेयर आएगा या ये लोन पेयर आएगा। तो अब देखिए अगर मैं इस लोन पेयर को दूं तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये भी 3 डिग्री है, भी 3 डिग्री, बट यहाँ देखिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो फर्स्ट टाइम कार्बोकेटाइन वहीं ज्यादा बनेगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन बनने के बाद जहां पे स्टेबिलिटी आएगी, दैट्स वाई कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा, बताइए ये लोन पेयर अटैक करेगा। अटैक किया तो अब बताइए क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, दिस विल बी फॉर्म PH और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, ठीक, एंड दिस इज OH। सॉरी मैंने एक ज्यादा बना दिया कार्बन, है ना, इसको सिंगल कार्बन लिखिए। नाउ दिस इज सिंगल कार्बन और यहाँ पे एक OH, ठीक। अब देखिए ये अपना लेके चला जाएगा और अपने पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन। मेरे पास बन चुका PH एंड पॉजिटिव। अब देखिए जब भी किसी रिंग के बगल वाले कार्बन के पास, मतलब
जस्ट उसके बगल वाले कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां होती है रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग की एक्सपेंशन होगी। और 6 to 7 मेंबर, बिकॉज ये 6 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर जल्दी एक्सपेंशन होता नहीं, बट यहाँ पे होगा बिकॉज एक्सपेंशन होने के बाद प्लस m से स्टेबिलिटी हो रही है। तो इसको आप यहाँ से लेके शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए दिस मैंने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड था इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे एक और कार्बन है ना, और यहाँ पे इट इज पीएच, यहाँ पे इट इज पीएच, यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये बन गया मेरा 7 मेंबर रिंग। आप इसको 7 मेंबर रिंग बना लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, और यहाँ पे पीएच लगा लीजिए अपना, और उसके बगल वाले कार्बन पे आप आराम से बना लीजिए OH और ये पॉजिटिव। ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, बस मैंने आपको बनाकर दिखाया बिकॉज बच्चों को ये नहीं समझ में आता अच्छा ये 6 to 7 बना कैसे। अरे ये वाला जो बॉन्ड था ना ये टूट गया, इसको बेसिकली तुम ये समझ लो, ये माइनस ये पॉजिटिव, ये प्लस और माइनस मिलकर नया बॉन्ड बन गया और ये प्लस यहाँ पे रह गया, समझ रहे हो। अब देखो अब क्या होगा, HSO4 माइनस, क्योंकि यहाँ H2SO4 था तो H प्लस और HSO4 माइनस, H प्लस तो पहले टेक कर गया था, HSO4 अभी सोल्यूशन में है, ये HSO4 इस H को ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली माई प्रोडक्ट विल बी, बताओ माई प्रोडक्ट विल बी दिस इज पीएच एंड यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज माई प्रोडक्ट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, देखो ध्यान से, है ना बी ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वे यू हैव टू, दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन, दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन, है ना, बेसिकली पिनाकोलोन रिएक्शन इज देयर, ठीक। अच्छा अब देखो मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। अब ध्यान से देखो इन्होंने ऑप्शंस दिया है अल्डोल, कैनेजारो, क्लेजेनिक, तो थोड़ा सा आपको इन सब का कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप ये सारे रिएक्शन पढ़ते हैं, इन सारे रिएक्शंस का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इफ आई से अबाउट दिस रिएक्शंस, तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ध्यान से देखना क्या है रिएक्टेंट, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज अनदर एल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं तो दिस इज अनदर एल्डिहाइड, बट यहाँ वी हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और जब भी अल्फा हाइड्रोजन होता है और बेस होता है, अगर वी हैव एल्डिहाइड्स एंड वी हैव अल्फा हाइड्रोजन इन दैट एंड वी हैव बेस, तो वो बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड रिएक्शन कहाँ जाता है, एल्डोल रिएक्शन। और ऐसे ऐसे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो 3 टाइम्स एल्डोल रिएक्शन होगा। और जब 3 टाइम्स एल्डोल रिएक्शन होगा, देखो फर्स्ट टाइम मैं करके दिखाता हूँ बिकॉज तुम्हें फिर लगेगा वरना चल के आ रहा है, क्या बोल दिया आपने, है ना। देखो वी हैव OH माइनस, इसने एसिडिक हाइड्रोजन लिया और बनेगा इनोलेट, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा। अगर मैं बात करूं O नेगेटिव, यहाँ H एंड दिस इज सॉरी दिस इज कार्बन, नॉट दिस इज इनोलेट, है ना, दिस इज इनोलेट, इनोलेट बार बार बन रहा है। अगर ये इनोलेट बन रहा है तो अब देखो क्या होगा, मेरे पास जो दूसरा वाला है कंपाउंड उस पे जाके और ये पाई बॉन्ड जाके इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और क्या बनाएगा नेक्स्ट स्टेप में बताओ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेरे पास CH2OH जुड़ जाएगा, है ना, और अभी भी मेरे पास ये देखो 2 है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप भी होगा, थर्ड, ये तो फर्स्ट अल्डोल था, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम अल्डोल था, फिर सेकेंड टाइम होगा एक एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, फिर थर्ड टाइम होगा, किसने माना थोड़ी ना क्या, बट थर्ड टाइम के बाद बताओ क्या बनेगा आफ्टर थर्ड एल्डोल। देखो मेरे पास बन चुका है OH और अभी भी मेरे पास ये है एंड दिस इज OH। अब देखो आफ्टर थर्ड जब मेरे पास ये रह जाएगा COH, है ना, तो बेसिकली मैं बोलूं यहाँ भी OH, बेसिकली यहाँ भी CH2OH, है ना, और यहाँ भी CH2OH। अगर मैंने देखा कि मेरे पास अगर इतना बन चुका है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक कार्बन कम कर दिया है बच्चों, तुम एक कार्बन कम मत करना, है ना, देखो 1 और 2, है ना, देखो 1, हाँ कम कर दिया ना मैंने एक कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 ही हो रहा है, यस CH2OH होगा। देखो मैंने एक कार्बन कम कर दिया, आप सही कर लीजिए इसको, 1 2 एक सेकेंड बच्चों, CH2OH, देखो नाउ दिस इज OH, है ना। तो इस तरीके से मेरा, अब एक बात बताइए, जब मेरे पास इतने प्रोडक्ट बन गए, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, अब तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं,
तो अब क्या होगा, अब क्या नजारा होगा, जब भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस आता है, तो अब ये बेस डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज प्रोसीड, मतलब मेरे पास हुआ 3 टाइम्स अल्डोल एंड 1 टाइम कैनिजारो, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, देखो एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड्स। तो थोड़ा सा आपको अमीनो एसिड्स का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इन क्वेश्चंस को करने के लिए जब तक आप थ्योरी नहीं आपका स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा आप नहीं पढ़ रखेंगे बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा आप इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिकॉज इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो मैं देख के, ये सब क्वेश्चन बस 10 सेकंड 20 सेकंड का होता है, मैं देख के कह सकती हूँ आर्जिनिन यहाँ पे मोस्ट बेसिक है। क्यों, बिकॉज आर्जिनिन में होता है गुआनिडीनो ग्रुप, और आपको मैंने पढ़ा रखा है या आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, गुआनिडीन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट अमीनो बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमीनो बेस। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस होता है, अमीनो बेस होता है, और इसमें होता है आर्जिनिन कंटेन्स गुआनिडीनो ग्रुप, ठीक है। तो गुआनिडीनो ग्रुप अगर इसमें है तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इसमें ज्यादा कुछ करने को था नहीं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है, अरे समझ आ रहा है, बार बार देखो, रिवाइज करो, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE की वैल्यू पूछी है इन्होंने आपसे, MnH2O6+2। लेट अस चेंज आवर कलर, देखते हैं अपना कलर चेंज करके क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मुझे देखिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन निकालते हैं CFSE ये सब, तो हमें ये पता होना चाहिए किस कोऑर्डिनेशन नंबर का है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो एवरीथिंग हम देख के उसके बाद पता कर सकते हैं कि क्या है। तो मैग्नीज का जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दिस इज D5S2, बट मैग्नीज +2 है, तो दिस इज D5, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दिस इज द D5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये है 3D का मेटल, 3D का मेटल में D5 कॉन्फ़िगरेशन में मतलब मैग्नीज है और उसके बाद वाटर है, तो वाटर मैग्नीज +2 के साथ है ना, 3D में D5 के साथ यहाँ पे D4 से D7 तक लिगेंड का रोल होता है, लिगेंड्स प्ले देयर रोल, लिगेंड प्ले देयर रोल। तो D4 से D7 इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि वाटर D5 में क्या होगा, मैग्नीज +2 के साथ, ये होता है वीक लिगेंड, ये होता है वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है और D5 है तो D5 वीक लिगेंड है, तो आप मुझे बता दीजिए कि कैसे रह जाएगा। T2G, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में T2G नीचे रहता है और EG ऊपर रहता है, तो 5 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ। अब ये देखिए, ये होता है -2/5 डेलो और ये होता है +3/5 डेलो, तो CFSE क्या लिखती मैं, 3 × -2/5 डेलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको उसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, +3/5 डेलो, टोटल कितना आया 0। ये तो मुझे ऐसे भी पता था, बट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू द डिटेल सॉल्यूशन, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम क्लियर है ये पॉइंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इंडिकेटर यूज्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है, ये रटने वाली चीज है। आपको रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये मेथिलीन ब्लू इज द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड इन, दिस इज यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये सब चीजें हैं जो हमें किताबें पढ़नी चाहिए, बिकॉज 60 क्वेश्चन आता है, तो 60 में से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ना जो मेमोरी बेस्ड होंगे, मिनिमम 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, और यही चीज तो हमको क्या दिखाएंगे बताइए, यही चीज तो हमको दिखाएंगे कि कैसे हमारी चीजें चल रही है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम 7 डिस्कस करेंगे फिर 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। 7 क्वेश्चंस इज टेलिंग, अभी 8 पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 7 देखिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट हैज द लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, लोएस्ट बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर था, है ना, ठीक है। लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मैंने डी ऑप्शन इसलिए हटा दिया बिकॉज डी का हमारे काम नहीं था, ठीक, वो हमारे काम बेसिकली वो आंसर में नहीं था, और हमारे 3 ऑप्शन से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा, ठीक। लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक कंपाउंड में और आयनिक कैरेक्टर की ही बात हो रही है। अच्छा, ऐसा हम कब पढ़े थे, हमने देखा था फजान्स लॉ जो था ये बताता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड,
कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं कि कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में बताता है, तो हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर केटायन एंड पोलराइजिबिलिटी इज डिफाइंड फॉर एनायन। ठीक, और जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी, एक सेकेंड अभी मैं बताती हूँ, एंड दूसरा ज्यादा, अगर साइज ऑफ केटायन बढ़ती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन and size of anion is inversely proportional to polarizability of anion। ठीक, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के भी और पोलराइजिबिलिटी के भी, है ना। पोलराइजेशन में आ गया पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। ठीक, मतलब पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी बढ़ रहा है या जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, मतलब अगर चार्ज बढ़ते जाए तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चार्ज बढ़ते जाए तो चाहे केटायन का हो चाहे एनायन का हो, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट साइज केटायन का बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर केटायन का बढ़ेगा, और साइज अगर एनायन का बढ़ता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी। और साइज अगर एनायन का बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी। ठीक, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि कोवलेंट कैरेक्टर तब बढ़ेगा जब चार्ज बढ़े, चाहे तो केटायन चाहे तो एनायन का। और अगर केटायन की साइज छोटा तब भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और एनायन का साइज बढ़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है Na+, Mg2+, Al3+। यहाँ देखिए चार्ज बढ़ते जा रहा है। चार्ज बढ़ रहा है मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है, बिकॉज पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है केटायन का, और पोलराइजेशन बढ़ रहा है मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसमें, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर तो सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर। तो इन्होंने यही तो पूछा था, लीस्ट डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे गॉट इट। ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं उसके रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते जा रही हूँ ताकि आपको काफी मदद मिले। ठीक, नाउ लास्ट, एंड देखिए कितना मतलब कॉन्सेप्चुअल, कितना इजी। बच्चे तो ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी है क्या, मतलब इतना इजी है क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको इजी लग रहा है, किसी और को टफ लग सकता है ना। मुझे नहीं पता इजी है या टफ है, मुझे तो बस इतना पता है कि क्वेश्चन मुझे आता है, सिंपल सी बात है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड स्टेट लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विड स्टेट लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस स्टेट लिए। अब ये तो साफ साफ पता है सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत नजदीक होते हैं, मतलब रैंडम नहीं होते हैं, बहुत शेड्यूल्ड होते हैं, एक ही जगह एकदम ओरिएंटेड होते हैं। आप सॉलिड का लैटिस पढ़ते हैं, लिक्विड का कभी लैटिस पढ़ा नहीं? पढ़ा। गैसेस का तो और नहीं, गैसेस का तो कोई शेप ही नहीं होता है ना, बट सॉलिड का तो लैटिस पढ़ते हैं हम भाई साहब। ऑक्टाहेड्रन, बीसीसी, एफसीसी सब पढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड जाते हैं और लिक्विड से गैस जाते हैं तो रैंडमनेस जो है मॉलिक्यूल का बढ़ता है। क्या होता है? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। और अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसी चीज को बोलते हैं, तो एंट्रोपी है क्या? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर हम मोटा मोटी इसको डिफाइन करें, ऐसे तो एंट्रोपी बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, बट मोटा मोटी अगर हम बेसिक चीजों एकदम फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बताएं तो यही कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को जो चीज बताता है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा मतलब एंट्रोपी, अगर मैं ऐसे लिखूं, entropy is a measure of randomness। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जितनी ज्यादा रैंडमनेस है एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस।
जितनी ज्यादा रैंडमनेस हो गई मॉलिक्यूल की, जितना ज्यादा लेस अरेंज्ड है पार्टिकल उतना ज्यादा, और सॉलिड्स में तो सबसे ज्यादा अरेंज्ड है पार्टिकल, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड होता है पार्टिकल, सबसे लिस्ट वाइब्रेशन होता है पार्टिकल में। गैसेस मॉलिक्यूल तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, भागते फिरते हैं इधर उधर, है ना, उसका कोई शेप ही नहीं है, जैसा कंटेनर में डाल दो वैसे बन जाते हैं। मतलब तुम जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओगे, एंट्रोपी बढ़ेगी। सो सिंपल। अब देखना जरा, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड, सो सही इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड के, चाहे ये कोई भी कंपाउंड हो सबके लिए चलेगा। ठीक, तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द 8 क्वेश्चंस that I decided to explain here, and I hope you enjoyed the session. So please like, subscribe and share the channel if you enjoyed this, and thank you a lot बच्चों, thank you। अब प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस की घंटे दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट सेशन, है ना। सारे इंपॉर्टेंट सेशन लाइव लेने के लिए, रिकॉर्ड लेने के लिए, प्रीमियर लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए।